नमस्कार। ब्रिटिश लेबर पार्टी के एक इंटेलेक्चुअल, एक स्कॉलर हुए जिनका नाम है हॉब्सन। हॉब्सन ने 1902 में एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है इंपीरियलिज्म, अर्थात साम्राज्यवाद। इस किताब में उन्होंने एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ लो कंजम्पशन या थ्योरी ऑफ ओवर सरप्लस के नाम से जानते हैं। मैं अपने इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको मैं इन दोनों थ्योरीज के बारे में बताता हूं जो हॉब्सन ने अपनी किताब में लिखी। थ्योरी ऑफ लो कंजम्पशन क्या कहती है? थ्योरी ऑफ लो कंजम्पशन हॉब्सन चूंकि ब्रिटेन के रहने वाले हैं और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पिछले 200 सालों से देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो फैक्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट हुए, उस पर रिसर्च करके उन्होंने थ्योरी ऑफ लो कंजम्पशन दी। वो कहते हैं कि फैक्ट्रीज में मशीन्स हैं और मशीन की वजह से प्रोडक्शन का लेवल बहुत ज्यादा होता है एंड एट द सेम टाइम लेबर्स के वेजेस कम रहते हैं। तो क्या हो रहा है कि सभी कैपिटलिस्ट का प्रोडक्शन हाई है और लेबर्स के वेजेस कम हैं, तो उस देश के ज्यादातर लोग जो फैक्ट्रीज में हैं या जो बिजनेस में हैं या जो बिजनेस एंटरप्राइजेस को सर्व कर रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर पाए। चूंकि कैपेसिटी कम है उन लोगों की, कंजम्पशन की कैपेसिटी कम होती है, तो प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता चलता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वेल्थ जो है वो अक्यूमुलेट होती है। और मैंने आपको बताया था कि कैपिटलिस्ट वो है जो मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है, और कैपिटलिस्ट एक एंटरप्राइजिंग व्यक्ति होता है जो प्रोग्रेसिव सोचता है, रिस्क लेने की क्षमता रखता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब अपने देश में कंजम्पशन लो होगा, प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, तो कैपिटलिस्ट अपनी ज्योग्राफीज को छोड़ करके, अपनी एरियाज को छोड़ करके दूसरे एरियाज में जाएगा। दूसरे एरियाज में जाकर के मार्केट तलाशता है वो। तो वो कहते हैं दिस इज ऑर्गेनिक, इसमें कोई कुछ करता नहीं है। क्योंकि मशीन की वजह से प्रोडक्शन हाई है, वेजेस उतने हैं नहीं, लो कंजम्पशन है, इसलिए कैपिटलिस्ट अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट तलाशता है। और जब वो मार्केट तलाशता है, मैं बात कर रहा हूं इस यूरोप की, यहीं पे कैपिटलिस्ट हुए, और जब वो मार्केट तलाशता है तब वो मार्केट की तलाश में इस पूरे विश्व में कहीं भी जाता है। थ्योरी ऑफ लो कंजम्पशन को थ्योरी ऑफ ओवर सरप्लस से भी ऐसे समझते हैं कि कैपिटलिस्ट की वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो उसका जो सेविंग्स हैं वो सरप्लस हो जाएंगी। फिर वही बात मैंने कहा कि कैपिटलिस्ट जो है वो रिस्क लेता है, एंटरप्राइजिंग होता है, तो वो अपनी उस सेविंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए कोई और मार्केट तलाशते हैं। लेकिन 1600 में ऐसा नहीं था। 1600 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आए थे वो। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते समय आपको मॉडर्न हिस्ट्री को कुछ फेजेस में डिवाइड कर लेना है। फेजेस का मतलब यह है कि पहला फेज 1600 से 1757 तक का है।
इस पीरियड में कंपनी ट्रेड कर रही है। ट्रेड का मतलब यहां से भारत आते हैं, साउथ एशिया में आते हैं, कुछ सामान परचेज करते हैं और वापस उसे अपने देश में बेचते हैं जाकर के। दिस इज अ ट्रेड। लेकिन 1757 के बाद से जो पीरियड शुरू होता है, 1757 से 1857 तक का, इस पीरियड को हम कंपनी रूल के नाम से भी जानते हैं। और यहां से कॉन्सेप्ट आता है कोलोनियलिज्म का। 1600 से जब ट्रेड करने आए तब भारत कॉलोनी नहीं था, लेकिन आप देखेंगे कि किस प्रकार धीरे धीरे 18वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग से ऐसी कंडीशंस बन रही हैं यहां पर कि भारत अब ब्रिटेन की कॉलोनी बनने की तरफ अग्रसर है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था साम्राज्यवाद के बारे में। साम्राज्यवाद यानी कि इंपीरियलिज्म, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ अ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट which leads a capitalist country to dominate a pre-capitalist country। तो साम्राज्यवाद जब कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है, तो मैंने आपको बताया जो थियरी 1902 में आई वो थियरी तब भी थी। उसी के तहत कंट्रीज निकलती हैं बाहर और अपने साम्राज्य का विस्तार करती हैं। साम्राज्य का जब विस्तार करती है कोई भी कैपिटलिस्ट कंट्री, फॉर एग्जाम्पल भारत इंडिया वॉज अ प्री कैपिटलिस्ट कंट्री, तो क्या करेगी इंडिया को? इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट से अगर समझेंगे तो इंडिया को सब्जुगेट करती है एक इंपीरियलिस्ट कंट्री और इसको कॉलोनी बना लेती है। सब्जुगेट कैसे करती है? सब्जुगेशन का मतलब होता है कि किसी भी एरिया में उस एरिया की इकोनॉमी पे डोमिनेंसी रखना, उस एरिया की सोसाइटी पे अपनी डोमिनेंसी कर लेना, उस एरिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे अपनी डोमिनेंसी कर लेना। और ये क्यों करना? क्योंकि उनको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना है। किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने लिए इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना है। और ये एक प्रोसेस से एक कोई एरिया कॉलोनी बन जाता है और वो कॉलोनी के अंदर अब जो कुछ भी होगा वो कोलोनियलिज्म कहलाएगा, उपनिवेशवाद कहलाएगा। कोलोनियलिज्म के अंदर आप देखेंगे कि जो उसका सबऑर्डिनेशन का प्रोसेस है, किसी भी एरिया का सबऑर्डिनेशन और उसका एक्सप्लॉयटेशन वो कांस्टेंट रहता है। मतलब कि अगर इंडिया इज अ कॉलोनी तो इसका जो एक्सप्लॉयटेशन का प्रोसेस है वो थ्रू आउट आप देखेंगे। अगर 1750 के बाद से इंडिया को कॉलोनी मानने लगते हैं तो 1947 तक इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है। कांस्टेंट एक्सप्लॉयटेशन, कांस्टेंट सबऑर्डिनेशन। लेकिन ये जरूर है कि वो जो कांस्टेंट सबऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन है उसके फॉर्म्स बदलते रहते हैं। फॉर्म्स बदलने का मतलब यह है कि 1750 में देश की इकोनॉमिक सिचुएशन अलग है, 1857 में अलग सिचुएशन है। 1750 में सोशल कल्चरल सेटिंग अलग है, 1857 में अलग है, और 1900 में जाएंगे तो और अलग है। तो जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे ही वैसे कोलोनियलिज्म का, उपनिवेशवाद का स्वरूप भी बदलता जाता है। तो एक तो जो इंपीरियल कंट्री है वो अपने देश के स्वरूप को देखती है, वहां क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वहां क्या चेंजेस हो रहे हैं, और उसके बाद उसे इस जो कॉलोनी जिसको उसने अपना उपनिवेश बनाया हुआ है यहां पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसी चेंजेस के हिसाब से वो अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं। तो कोलोनियलिज्म को अगर आप समझेंगे तो कोलोनियलिज्म को समझा जा सकता है हिस्ट्री
ऑफ कोलोनियलिज्म इन मॉडर्न इंडिया को समझ करके। तो मॉडर्न इंडिया का जो फेज है, जो टाइम पीरियड है, वो हम लोग समझते हैं 1757 से लेकर के 1947 तक है। 1757 से 1947 के बीच में कोलोनियलिज्म की स्टेजेस बदलती जा रही हैं। आप देखेंगे कि एक पीरियड में अलग तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, दूसरे पीरियड में अलग तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तीसरे पीरियड में अलग तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इस कोलोनियलिज्म को हम 3 स्टेजेस में समझेंगे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलोनियलिज्म क्या है, सेकंड स्टेज में क्या हुआ और थर्ड स्टेज में क्या हुआ। तीनों के अंदर क्या इकोनॉमिक चेंजेस हैं, क्या सोशल चेंजेस हैं, क्या पॉलिटिकल चेंजेस हैं। तो आइए मैं अपनी बात शुरू करता हूं फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलोनियलिज्म, और उस स्टेज के अंदर व्हाट वाज द पैटर्न ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, उसको समझते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का जो पीरियड है जनरली इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पीरियड फ्रॉम 1757 टू 1813। इन दोनों ही समय को अगर आप समझेंगे तो तुरंत जैसे 1757 आए आपके दिमाग में प्लासी, और प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध आ जाना चाहिए, और जैसे 1813 आएगा तो आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक चार्टर पास किया, 1813 का चार्टर, जिसमें फ्री ट्रेड की परमिशन दे दी। मैं भी आपको थोड़ा विस्तार से इस पे समझाता हूं। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ कोलोनियलिज्म है, जिसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन का तरीका क्या था ब्रिटिशर्स का, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस स्टेज को हम जानते हैं अ पीरियड ऑफ मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन। इसका क्या मतलब हुआ? मोनोपोली ऑफ ट्रेड, ब्रिटिशर्स एक रॉयल चार्टर लेकर के आए थे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और उस चार्टर के, वो चार्टर एक परमिशन है जिससे उनको ईस्ट साउथ में, साउथ एशिया के ईस्टर्न पार्ट में उनको ट्रेड करने की परमिशन मिली है। अब समय यह आ गया है 1757 पे हम सीधे चलते हैं। समय यह आ गया है कि उनको यहां पर ट्रेड करने के लिए मोनोपोली चाहिए। मोनोपोली किससे चाहिए? दो सेगमेंट के लोगों से चाहिए। एक तो उनकी खुद की कंट्री से और उनके खुद के एरिया से जो यूरोपियन कंपनीज हैं वो उनकी कॉम्पिटिटर्स हैं, और दूसरी मोनोपोली उनको चाहिए इंडियन रूलर से। चूंकि 1757 है, 1757 आते आते ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड में एक बड़े कॉरपोरेशन के रूप में आ चुकी है। उनकी अच्छी पकड़ है यहां पे, उनको काफी कुछ यहां की सोशल कल्चरल सेटिंग्स के बारे में पता है। लेकिन उनकी चिंता एक है, चूंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ब्रिटेन की है, और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी है। औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट हुआ, तो वहां और भी कंपनीज हैं जो भारत में आना चाहती हैं, इस एरिया में आकर के ट्रेड करना चाहती हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोली ऑफ ट्रेड सबसे पहले तो यूरोपियन कंपनी, मतलब अपने ब्रिटेन की किसी मेन, तो ब्रिटेन की कंपनीज को रोकने के लिए क्या किया, उन्होंने वहीं ब्रिटिश सरकार से अपने चार्टर को एक्सटेंड करा करके, और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो वहीं ब्रिटेन में बैठे हैं, एंड दे आर फ्रॉम द एरिस्टोक्रेटिक क्लास, दे आर फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल क्लास ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट में उनका हस्तक्षेप है, और उसकी वजह से वो अपने रॉयल चार्टर को इंप्रूव कराते, इंक्रीज कराते कराते उन्होंने ये श्योर करते थे किसी दूसरी कंपनी को कोई चार्टर ना मिल जाए तो भारत जाकर के ट्रेड करें। तो वहां तो उन्होंने इस तरीके से मैनेज कर लिया कि चार्टर की परमिशन लेते गए और किसी दूसरी कंपनी को चार्टर नहीं मिला वहां से। तो मोनोपोली ऑफ ट्रेड इनसे तो उन्होंने इंश्योर कर लिया वहां। अब इंडियन रूलर से कैसे करना था? इंडिया में
वीवर्स हैं, पीजेंट्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, ये भी ट्रेड कर रहे हैं, यहां के इंडियन मर्चेंट्स भी ट्रेड कर रहे हैं। तो इनको, इन पे मोनोपोली स्टेब्लिश करने के लिए इनसे वॉर करने पड़ेंगे, वॉर करने पड़ेंगे, दबाना पड़ेगा, इनको रूलर्स को दबाना पड़ेगा। तो आप उसका रिजल्ट देखते हैं कि अभी बैटल ऑफ प्लासी में डिस्कस करता हूं, बैटल ऑफ बक्सर डिस्कस करूंगा अभी आपसे। तो मोनोपोली ऑफ ट्रेड एस्टेब्लिश करने का उनका रीजन क्या था? उनका रीजन था, अगर हमारे पास मोनोपोली होगी ट्रेड की, ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब यह है कि हम किसी एक से परचेस करेंगे और किसी दूसरे को सेल करेंगे जाकर के। अगर मान लीजिए देश में जो मर्चेंट्स हैं या जो वीवर्स हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो अपने सामान को बेच रहे हैं, उसका कोई खरीदारी ना हो मेरे अलावा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, तो क्या होगा? परचेजिंग कंडीशंस जो है वो मैं तय करूंगा, मैं माल को अपनी शर्तों पे लूंगा, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। इंडियंस जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा मेरे अलावा? क्योंकि कंपनी बाहर से मैं आने नहीं दे रहा हूं। यहां जो लोकल रूलर्स हैं या जो और यूरोपियन, पोर्तुगीज या डच या फ्रांसीसी कंपनी है, उनको, उनसे हम लड़ रहे हैं, हमने उनको लड़ करके उनको हरा दिया है। तो वी आर ओनली द अवेलेबल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट इन द कंट्री। एक तो ये एक्सप्लॉयटेशन, देखिए उनको एक्सप्लॉयटेशन करना है, तो ये तकनीक उन्होंने निकाली कि देयर शुड बी ए मोनोपोली ऑफ ट्रेड। दूसरी, डायरेक्ट अप्रोप्रिएशन समझाता हूं कि डायरेक्ट अप्रोप्रिएशन क्या था। अब चूंकि उनको इंडिया का प्रोडक्ट खरीदना है, तो इंडिया का प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे? इंडिया का प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा? तो ब्रिटिशर्स ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम पैसा भी यहीं से अर्न करेंगे, और अगर हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना कब्जा बना लें, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहां से रेवेन्यू हम खुद एक्सट्रैक्ट करने लगे, डायरेक्ट रेवेन्यू हमारे कंट्रोल में आ जाए, तो देखिए कितना अच्छा हो गया कि हम पैसा यहीं से जनरेट कर रहे हैं, उस पैसे से हम यहीं का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अपनी शर्तों पे खरीद रहे हैं, और उसको ले जाकर के वहां बेच करके उसका प्रॉफिट बना रहे हैं। ये दोनों ही काम करने के लिए उनको वॉर करना था। पैसे की जरूरत प्रोडक्ट खरीदने के अलावा जो और यूरोपियन कंपनीज यहां हैं, उन यूरोपियन कंपनीज के साथ वॉर करना था। वॉर लैंड पे भी था, वॉर सीज के ऊपर भी थे। और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की मैं आपको बात बता दूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, इवन टुडे, आज तक भी मर्केंटाइल थियरी पे काम करती है। मर्केंटाइल थियरी ये कहती है कि हर स्टेप पे, मर्केंटाइल थियरी ट्रेड को प्रमोट करते हुए उसका कहना है ये कि हर स्टेप पे हम रेवेन्यू को खुद से अर्न करें। उसको अर्न करने के लिए हमें अपना गोल्ड या हमें अपना सिल्वर ना देना पड़े। तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक्त इस मूड में नहीं थी कि वो वहां से कोई गोल्ड या सिल्वर बेचे इंडिया में, सिल्वर लेकर के उसके एक्सचेंज में कोई प्रोडक्ट खरीदे, एक समस्या थी। दूसरा, रेवेन्यू, चूंकि 1757 की मैं बात कर रहा हूं, इससे पहले आप देखेंगे कि कुछ एरियाज ऐसे थे 1698 में, अगर आप याद करेंगे तो 1698 में उस वक्त बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे अजीम उस शान। उन्होंने 3 गांव, सूतानती, गोविंदनगर और कलिकता, इन तीनों गांव की जमींदारी ब्रिटिशर्स को दे दी थी, और उनको उस एरिया में, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एरिया में फ्री ट्रेड करने की परमिशन थी। तो रेवेन्यू तो वो जनरेट कर रहे थे, बट चूंकि रेवेन्यू की अब ज्यादा जरूरत है, सरकार पैसा देगी नहीं, सरकार अपना गोल्ड और सिल्वर यहां भेजेगी नहीं, तो उनको कोई एक मैकेनिज्म यहीं पे डेवलप करना पड़ेगा, और वो उन्होंने किया। तो आप इस पीरियड में देखेंगे 1757 का बैटल ऑफ प्लासी करते हैं, और बैटल ऑफ प्लासी के 10 सालों के कुछ 1764 आते आते बैटल ऑफ बक्सर करते हैं। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ बक्सर को जीतने के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करते हैं,
और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद से आप देखेंगे कि वो डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन में आ जाते हैं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट उनका हस्तक्षेप हो जाता है। तो उनको उनके ये दोनों जो मोटिव हैं, टू एस्टेब्लिश द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड एंड द डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन, ये दोनों मोटिव उनके यहां पूरे हो जाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं बात बताऊं आपको, थोड़ा सी चर्चा मैं आपसे कॉटन की हिस्ट्री ऑफ कॉटन की चर्चा करता हूं आपसे। सो देयर इज अ बुक बाय द नेम ऑफ हिस्ट्री ऑफ कॉटन। इट वाज रिटन इन 2014 बाय स्वेन बेकेट। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि कॉटन का क्या रोल था। मैं दोबारा आपको पहली स्लाइड पे ले चलता हूं। देखिए, अगर आप 1500, किताब में लिखा हुआ है कि 1500 ईस्वी के करीब ये जो मैक्सिको एरिया है, दिस वन, यहां पे एक कल्चर है एज़टेक कल्चर के नाम से जाना जाता है। एज़टेक मीजो अमेरिकन कल्चर है, एज़टेक। तो ये देखा गया कि एज़टेक कल्चर में मैक्सिको के करीब 12 गांव एक पौधा उगा रहे हैं और उस पौधे को यहां के जो लॉर्ड्स हैं उनके सम्मान में उस पौधे को चढ़ाया जाता है। वो पौधा है कॉटन का पौधा। सेम समय में आप देखेंगे कि ये जो अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट है, इस एरिया में भी वो पौधा आपको मिल रहा है। और लगभग उसी समय में आप देखेंगे कि अगर आप भारत के गुजरात वाले एरिया में आएंगे तो वो पौधा आपको यहां पे भी मिल रहा है। लेकिन मैक्सिको का एरिया अफ्रीका से कनेक्ट नहीं है और अफ्रीका का एरिया इंडिया से कनेक्ट नहीं है। ब्रिटिशर्स का या यूरोपियन कंपनीज का रोल क्या रहा? कॉटन, इस वक्त आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप जरूर कॉटन का कुछ पहने होंगे। ब्रिटिशर्स जब भारत आए, यूरोपियंस जब भारत आए, तो उस वक्त वो पहना करते थे वूल या लिनन के कपड़े पहना करते थे। भारत में आके देखा उन्होंने कि ये कुछ एक पौधा है, उससे कॉटन का पौधा है और उससे ये कुछ स्पिन करके एक कपड़ा तैयार करते हैं और उस कपड़े से, उस कपड़े को अगर पहना जाएगा तो वो बहुत ही सूदिंग इफेक्ट आपकी बॉडी को दे रहा है। अब आप देखिए कि उस कॉटन ने क्या कमाल किया। ब्रिटिशर्स ने एक कॉटन ट्रायंगल बनाया, कॉटन ट्रायंगल। ये बात मैं आपको बता रहा हूं 1600 से लेकर के 1800 के बीच में कॉटन का रोल बता रहा हूं आपको कॉलोनियल डेवलपमेंट में। कॉलोनिज्म क्यों हुआ, इंपीरियलिज्म कैसे बढ़ा, उसमें कॉटन का क्या रोल हो सकता है। हम पढ़ते हैं कि कॉटन बाद में, पहले कॉटन लेने आए, मसाले लेने आए और फिर बाद में आप देखते हैं 1800 के बाद से कि रॉ मटेरियल जाने लगा। तो उस वक्त क्या था कि आर्म्ड व्हीकल, आर्म्ड शिप उनके इस एरिया से आते हैं और पहुंचते हैं भारत। हाँ, एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा कि जब 1498 में वास्को ड गामा भारत आए हैं, उसी वक्त कोलंबस ने अमेरिका की भी खोज की। अमेरिका भी कॉलोनी था और ये मैक्सिको का रीजन भी कॉलोनी था। आर्म्ड शिप ब्रिटेन से चल करके इंडिया आता है और इंडिया से क्लोथ ले जाता है और उन क्लोथ को ले जाकर के इस अफ्रीका के जो लीडर्स हैं, जो तथाकथित यहां पे उस वक्त के लॉर्ड्स हैं, उनको वो क्लोथ सेल करते हैं और उस क्लोथ को सेल करने के एवज में यहां से कुछ लोगों को खरीदते हैं जिनको स्लेव्स कहा गया और उस जहाज में उन स्लेव्स को ले जाकर के यहां छोड़ते हैं अमेरिकन कॉलोनी में।
वो स्लेव्स यहां पे कॉटन फील्ड में काम करना शुरू करते हैं। और आप देखिए 1600 से 1800 के बीच में कॉटन का प्रोडक्शन अचानक बढ़ने लगा। जो मैं मर्केंटाइल थियरी की बात कर रहा था कि किसी भी स्टेज पे ब्रिटिशर्स कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जैसे यहीं पे मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जब ब्रिटेन से जहाज लेकर चले तो कुछ प्रोडक्ट लेकर के आए, उस प्रोडक्ट को भारत में सेल किया, जहाज खाली हुआ। जब जहाज खाली हुआ तो वहां से उन्होंने कपड़ा ले लिया, उस कपड़े को भर के ले गए अफ्रीका में, वहां जहाज खाली हो गया। वहां से स्लेव्स को बैठा ला और स्लेव्स को लेकर के आ गए अमेरिका में, फिर यहां जहाज खाली किया और यहां से फिर कॉटन भरी और ले गए अपने देश में। आप पूरे इसमें पूरे सिस्टम में देखिए कि कहीं पर भी उनका जहाज खाली ट्रेवल नहीं किया, यूटिलाइजेशन करते थे, एक विजन रखते थे बिजनेस का, एक सोच रखते थे बिजनेस की। और इस तरह से ये जो कॉटन ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था कि भारत, अफ्रीका और मैक्सिको को जो उन्होंने जोड़ा, और कॉटन अब लोकलाइज प्रोडक्ट नहीं रहा, कॉटन इज नाउ अ ग्लोबल प्रोडक्ट, पूरे विश्व का प्रोडक्ट बन गया। और 1750 की औद्योगिक क्रांति के बाद 1784 में क्या हुआ, एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है सैम्यूल ग्रेग। सैम्यूल ग्रेग, आप इनका नाम याद रखिएगा, किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अद्वितीय काम करते रहे। सैम्यूल ग्रेग ने 1784 में मैनचेस्टर में पहली कॉटन मिल लगा डाली, मैकेनाइज्ड। चूंकि मशीनों का औद्योगिक क्रांति है, मशीनें आ गई हैं, मैकेनाइज्ड काम होने लगे हैं। तो 1784 में पहली कॉटन मिल लगा दी बोलिन नदी के किनारे। उस वक्त मिल जो है उसी बोलिन के पानी से ही प्रोड्यूस करती थी, हीट और डायनेमो चलते तो उस प्रकार मिला चला करती थी। हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आंकड़े बताते हैं कि 1727 में भारत से 30 मिलियन यार्ड कॉटन एक्सपोर्ट होता था, वो 1790 आते आते 80 मिलियन यार्ड कॉटन एक्सपोर्ट होने लगा। औद्योगिक क्रांति के समय जो कॉटन स्पिन करने में भारत की अगर बात करें तो अगर 1730 के करीब आप देखेंगे 100 पाउंड कॉटन तैयार करने में, 100 पाउंड कॉटन को स्पिन करने में 50,000 घंटे लगते थे। वही इस मिल के आने के बाद उतनी ही कॉटन मात्र 135 घंटे में तैयार होने लगी। ड्रास्टिक रिवॉल्यूशन आ गया, ड्रास्टिक चेंज आ गया। मशीनों ने लोगों को रिप्लेस कर दिया, लेबर यूजलेस कर दी। और जब इतना प्रोडक्शन होने लगेगा तो आप देखिए कौन कौन नहीं निकल के आएगा। मर्चेंट्स निकल के आएंगे, ब्रोकर्स निकल के आएंगे, नए नए बाजार तलाशे जाएंगे और इस प्रकार पूरे देश में कॉटन फैल गई। यूनाइटेड स्टेट्स के सदर्न पार्ट में मैक्सिमम कॉटन का प्रोडक्शन होता है। ये कॉटन किसने बनाई, ये कॉटन किसने पैदा की? ये कॉटन अफ्रीका के जो स्लेव्स यहां ले जाए गए उन्होंने पैदा की। बहुत ही हेती इज एन एग्जाम्पल, जहां पे पूरा स्लेव्स कॉटन प्रोडक्शन करते थे, रिसेंट एग्जाम्पल है। लेकिन बड़ी दुखद बात यह है कि इस पूरी चर्चा में, मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा जब हम करते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री लिखी, ज्यादातर जो लिखी गई है उसका बेस जो है वो खुद ब्रिटिशर्स हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की चर्चा होती है, इनके द्वारा लगाई गई मिलों की चर्चा करते हैं, कॉटन की चर्चा करते हैं, कॉटन प्लांट की चर्चा करते हैं, उनकी मर्केंटाइल थियरी की चर्चा करते हैं, लेकिन कहीं लेबर की चर्चा नहीं करते हैं। लेबर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर इस औद्योगिक क्रांति की मिलों में देखेंगे, फैक्ट्रियों में देखेंगे, तो लेबर ही थी जिन्होंने इस क्रांति को स्वरूप दिया। अगर
यहां के कॉटन फील्ड्स पे देखेंगे तो वो लेबर ही थी, वो स्लेव्स ही थे जिन्होंने कॉटन के प्रोडक्शन को इस लेवल तक ले गए, लेकिन उनकी कहीं चर्चा नहीं मिलती। चर्चा अगर किसी ने की है, चूंकि सब कैपिटलिस्ट हैं, चर्चा अगर किसी ने की है तो कार्ल मार्क्स ने की है। कार्ल मार्क्स ने बताया कि कैसे लेबर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। इसको किसी और वीडियो में कार्ल मार्क्स को गंभीरता से और गहराई से डिस्कस किया जाएगा। मैं ये कोलोनियलिज्म के समय जो एक्सप्लॉइटेशन की स्टेज की मैंने अभी आपसे बात की थी, उसकी पृष्ठभूमि को समझाने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने ये बताया आपको कि जब ब्रिटिशर्स निकल रहे हैं वहां से तो क्या दिमाग में ले, क्या चीज है उनको जो उनको प्रमोट कर रही है, प्रोवोक कर रही है यहां आने के लिए। और वो ट्रेड करते 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 इतने स्ट्रांग हो गए एक दिन कि उन्होंने बंगाल को कन्क्वेस्ट कर लिया, इंडिया को कॉलोनी बना लिया, और अब वो यहां की इकोनॉमिक सिस्टम को अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज करते हैं, यहां की सोसाइटी को अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज करते हैं, यहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहां के इंस्टीट्यूशंस को अपनी जरूरतों के हिसाब से वो चेंज करते हैं। तो मैं दोबारा से अपनी उसी स्लाइड पे चलता हूं। फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इज कंसिडर्ड फ्रॉम दिस पीरियड। मोनोपोली ऑफ ट्रेड मैंने आपको बताया, कोई राइवल कंपनी यहां पे ना आने पाए, उसके लिए ब्रिटेन के उनके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इंडियन रूलर्स यहां पे और जो राइवल कंपनीज हैं उनसे वॉर कर रहे हैं वो, और डायरेक्ट अप्रोप्रिएशन के लिए उन्होंने यहीं से, मतलब देखिए मैं इस पे भी थोड़ी सी चर्चा करता हूं, कितनी खूबसूरती से यहां के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे, रेवेन्यू पे उन्होंने अपना कब्जा किया। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, मैं आपको ले चलता हूं 1651 में। 1651 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री, बंगाल की पहली फैक्ट्री हुगली में लगाई उन्होंने। उस वक्त बंगाल के नवाब हुआ करते थे सुल्तान शुजा, ये शाहजहां के पुत्र थे सुल्तान शुजा। सुल्तान के दरबार में, उनके घर में एक रॉयल लेडी बीमार पड़ गई, तो अंग्रेजों के एक डॉक्टर थे मिस्टर बॉफ्टन, इन्होंने इस रॉयल लेडी को ठीक कर दिया। सुल्तान खुश हो गए। सुल्तान ने कहा कि आप लोग बंगाल, बिहार और उड़ीसा के एरिया में ट्रेड करिए और हमको कुछ नॉमिनल सा आप दे दीजिएगा। तो बुक्स में लिखा हुआ है कि 3000 रुपए सालाना पे वो ट्रेड करना उन्होंने शुरू कर दिया। ट्रेड का मतलब हुआ कि उन पे टैक्स नहीं लग रहे हैं, उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी। अभी ट्रेडिंग कंपनी है 1651 में। यही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1698 आते आते उस वक्त बंगाल के सूबेदार या जो बंगाल के नवाब है वो बदल गए हैं, उनका नाम है अजीम उस शान। ये नवाब जो है 1698 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 गांव की जमींदारी दे देते हैं, सूतानती, कलिकाता और गोविंदनगर। जमींदारी मिल गई। जमींदारी का मतलब हो गया कि भाई अब वो रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे वहां से। इसी वक्त देखिए ब्रिटिशर्स साउथ एशिया के इस पार्ट के, इस देश के इस हिस्से के लोगों को मानते थे कि दीज पीपल्स, इंडियंस आर लेजी पीपल्स। लेजी क्यों कहते थे कि वो जब यहां आते तो देखते थे देयर आर ह्यूज पीस ऑफ लैंड, ह्यूज पीस ऑफ बैरन लैंड्स, जहां कोई प्रोडक्शन ही नहीं है,
लोग प्रोडक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं रखते, दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्यों नहीं कर रहा आदमी? क्योंकि वो लेजी है। तो उन्होंने एक परसेप्शन तो क्रिएट कर ही लिया कि इंडियंस आर लेजी, और वो धीरे धीरे 1600 से 1750 आते आते यहां के लोगों को समझने लगे हैं। आप उसी वक्त अजीमुस शान के बाद आप देखेंगे सरफराज खान बनते हैं बंगाल के नवाब 1744। सरफराज खान के एक डिप्टी गवर्नर है जिनका नाम है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान बिहार के एरिया में दीवानी और निजामत का काम कर रहे हैं। अली वर्दी खान और सरफराज के बीच में युद्ध होता है, सरफराज हार जाते हैं और अली वर्दी खान बंगाल के नवाब बन जाते हैं। अली वर्दी खान बंगाल के जब नवाब बनते हैं उसी वक्त वो समय है कि मराठाओं के भी आक्रमण हो रहे हैं, अफगानों के भी आक्रमण हो रहे हैं, तो वो उस आक्रमण में उलझे रहते हैं। और इसी बीच में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी अपने उनका जो व्यापार है उस व्यापार को वो स्ट्रांग करते हैं। और स्ट्रांग करते समय उनको जो फोर्ट विलियम फैक्ट्रीज जो थी, फैक्ट्रीज आर द प्लेसेस जहां से वो अपना पूरा व्यापार चला रहे हैं। जो फोर्ट विलियम का उनके पास एरिया है, और अब तक उनकी फैक्ट्रीज और बढ़ गई, कासिम बाजार में बना ली, पटना में बना ली, फोर्ट विलियम को वो और स्ट्रांग कर लेते हैं। अली वर्दी खान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में चूंकि रिलेशंस अच्छे नहीं थे, अप्रैल 1756 में अली वर्दी खान का निधन हो जाता है और उसके बाद उनकी जगह लेते हैं उनके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इज कंसिडर्ड टू बी एन अ डायनेमिक सूबेदार ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला जब गद्दी संभाल रहे थे उस वक्त उनके कॉम्पिटिटर भी थे, घसीटी बेगम, शौकत जंग। सिराजुद्दौला को खबर लगी कि ब्रिटिशर्स जो है वो घसीटी बेगम को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो यहां पे इस एरिया में ट्रेड कर रहे हैं, चूंकि उनके पास 1717 में भारत के बादशाह फर्रुखशियर द्वारा दिया गया एक फरमान था, एक लाइसेंस था, एक परमिट था, जिससे वो बिना रोक टोक उस एरिया में ट्रेड कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग उस फरमान का, उस दस्तक का मिसयूज करने लगे। था उनकी ट्रेड करने के लिए, वो खुद नीचे उसी एरिया के और मर्चेंट्स को वो बेचने लगे। तो जब लोकल मर्चेंट्स को दस्तक बेचने लगे तो उससे सिराजुद्दौला की ट्रेजरी में कमी आई, क्योंकि रेवेन्यू नहीं आ रहा है। सिराजुद्दौला ने पता किया, जब पता चला तो उसका कारण यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम लोग खुद उस दस्तक का मिसयूज कर रहे हैं। सिराजुद्दौला ने कई बार कहा ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर से कि इस मिसयूज को आप रोकिए, हमारी ट्रेजरी में रेवेन्यू कम हो रहा है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग उस वक्त सुनने को तैयार नहीं थे, और घसीटी बेगम को थोड़ा सा वो प्रमोट करते थे। सिराजुद्दौला को एक दिन उनके मन में आया, चलते हैं इनके फोर्ट विलियम पे, और 2 महीने बाद, लगभग 1.5 महीने बाद, अली वर्दी खान का निधन हो रहा है अप्रैल 1756 में। जून 1756 में सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद रहते थे, वहां से आते हैं और फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लेते हैं। फोर्ट विलियम में उस वक्त गवर्नर थे रॉबर्ट डेरेक। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस डेरेक ने किया, लेकिन वो रेजिस्टेंस के बाद फोर्ट विलियम के पीछे के दरवाजे से डेरेक और उनके कुछ लोग वहां से निकल गए। सिराजुद्दौला ने उनकी फैक्ट्री फोर्ट विलियम पे कब्जा किया, और उनका एक खास आदमी था मानिक चंद। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अलग ही रोल है, अभी आपको बताते हैं।
मानिक चंद को उस फोर्ट की जिम्मेदारी दे दी और वो वापस चले गए मुर्शिदाबाद। जो और इंग्लिश और जो ब्रिटिशर्स उस फोर्ट के अंदर रह गए उनको प्रिजनर बना लिया गया। और आप इतिहास में एक घटना पढ़ते हैं, बड़ी घटना पढ़ते हैं ब्लैक होल के नाम से। बताया जाता है कि एक 18 बाई 14 के कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया गया 20 जून 1757 को। भयानक गर्मी थी, उस छोटे से कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया। और जब वो 2 दिन बाद कमरा खुलता है तो बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि मात्र 23 लोग बचे। चूंकि मैं बार बार कहता हूं कि हिस्ट्री उन्हीं ने लिखी है, इस पे भी आरोप और प्रत्यारोप होते हैं। हिस्टोरी, ब्रिटिश हिस्टोरियंस इस स्टोरी को बताते हैं ब्लैक होल, लेकिन इंडियन हिस्टोरियंस इस स्टोरी को कहीं ना कहीं नकारते हैं। बात ब्लैक होल की नहीं है, बात है ब्लैक होल के इस घटना को ब्रिटिशर्स ने इतना बढ़ा चढ़ा करके बताया और कोशिश की कि सिराजुद्दौला की एक छवि बनाई कि सिराजुद्दौला कितना निर्दयी शासक है। जब ये खबर मद्रास में पहुंची, मद्रास प्रेसिडेंसी पहुंची, तो उस वक्त वहां पर चूंकि फ्रांसीसियों से हमेशा लड़ाई का एक डर बना रहता था, तो उस वक्त एक छोटी सी आर्मी वहां तैयार की गई रॉबर्ट क्लाइव की वॉरमैनशिप में। और रॉबर्ट क्लाइव को यह आदेश मिला कि भाई तुम जाओ, जरा ब्लैक होल की घटना हो गई है फोर्ट विलियम में, तुम फटाफट यहां से निकलो और जाकर के वहां सिचुएशन को संभालो। रॉबर्ट क्लाइव चलते हैं और अक्टूबर 1756 को पहुंचते हैं उसी फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम में उनको मिलते हैं मानिक चंद, वही मानिक चंद जो सिराजुद्दौला के व्यक्ति हैं। रॉबर्ट क्लाइव मानिक चंद को थोड़ा समझाते हैं, उनको ब्राइव करते हैं और उनसे कहते हैं कि यहां का कब्जा हमें वापस दे दो और अपने नवाब को बता दो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा वापस ले लिया है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब सिराजुद्दौला को पता चला कि फोर्ट विलियम रॉबर्ट क्लाइव ने दोबारा वापस ले लिया, तो फरवरी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में समझौता हो जाता है और समझौते में फोर्ट विलियम उनको मिल जाता है, दोबारा से वो अपना व्यापार शुरू करते हैं। कुछ जो लड़ाई में जो खर्चा हुआ वो खर्चा देने की बात भी कर देते सिराजुद्दौला। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव, अब देखिए 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां प्योर ट्रेड करने आई है, वो अब यहां पर अपनी आर्मी बना करके उस वक्त के नवाब को हराने की क्षमता रखने में आ गई। मतलब जो उनका फोर्ट विलियम गया, उस फोर्ट विलियम को उन्होंने वापस ले लिया थोड़े समय के बाद, समझौता भी कर लिया। लेकिन उनके दिमाग में था कि अगर ये सिराजुद्दौला को हमने लेसन नहीं दिया तो ये बंगाल वॉज अ प्रॉस्परस एरिया, इट वॉज अ रिच एरिया, देश की रिचनेस थी उस एरिया के अंदर। तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि बंगाल पे वो अपना कब्जा बनाए रखे। मैं सीधे उसी फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूं जहां पे डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा हूं, क्या मैकेनिज्म डेवलप हुआ। और सरफराज के एक कमांडर इन चीफ थे उनकी आर्मी के, मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव ने थोड़ा स्टडी किया और उन्होंने देखा कि एक मीर जाफर बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है और एक जगत सेठ, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट बैंकर हैं उस वक्त के, ओमी चंद और इस तरह से एक दो लोग और भी हैं, राय दुर्लभ। उन्होंने मीर जाफर से बात की कि अगर तुम हमारा साथ दे दो तो बंगाल के नवाब तुम बनोगे। चूंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां के लोगों के बारे में पता था, वो यहां के लोगों को समझने लगे थे। और ये बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है कि व्यक्ति एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाना चाहता है, दूसरे से तीसरे जाना चाहता है। मीर जाफर के मन में भी इच्छा थी कि वो बंगाल के नवाब बन पाए। मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, ये वो नाम हैं, मानिक चंद, ओमी चंद, ये वो नाम हैं जिन्होंने भारत की दशा बदल दी। जो हम पढ़ते हैं कि भारत को गुलामी झेलनी पड़ी, भारत पे
200 साल तक अंग्रेजों का राज रहा। अगर ये मीर जाफर ना होता, मुझे एक शेर भी याद आता है इस वक्त, कहते हैं किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे का हिस्सा लकड़ी का ना होता। अपने ही अपने को काटते हैं। ये बात वो समझ गए थे कि ये मीर जाफर, ये जगत सेठ, ये राय दुर्लभ, ये ओमी चंद, ये मानिक चंद, ये सब एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस लोग हैं। दे आर नॉट लॉयल, ये धोखा दे सकते हैं, इनको सेट करो। उन्होंने सेट कर लिया और कूच कर दी मुर्शिदाबाद की तरफ अपनी आर्मी को। मात्र 950 लोगों की इन्फेंट्री, लगभग 1200 लोगों की आर्टिलरी, 1000 लगभग घोड़े, कुछ इस तरह की सेना लेकर के मुर्शिदाबाद लड़ने पहुंच गए सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ मीर जाफर, एक और कमांडर है मदन, एक और कमांडर है मोहनलाल। मोहनलाल और मदन जो है लॉयल कमांडर है, लेकिन थोड़ी देर में मारे जाते हैं। जब मेन कमांडर्स मारे जाते हैं तो सिराजुद्दौला वापस बुलाता अपने ऑफिसर्स को कि भाई क्या बात है, हमारी इतनी आर्मी, उसके बावजूद भी हमारे लोग कैसे मारे गए। अब यहां पे मीर जाफर का रोल शुरू। मीर जाफर ने कहा, नवाब साहब बहुत बड़ी आर्मी आ रही है, आपको अब यहां से निकलना चाहिए। सिर्फ सिराजुद्दौला को इतना डरा दिया कि सिराजुद्दौला वहां से निकल लिए। और इस प्रकार मुर्शिदाबाद पे कूच की गई। कूच करने के बाद सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने ही पकड़ा, मीर जाफर ने ही उनको कत्ल किया, उनको मारा। और उसके बाद मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से बन जाते हैं बंगाल के नवाब। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से बंगाल के नवाब बनेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सुननी पड़ेगी उनको। और हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि इसी खुशी में मीर जाफर ने 2,34,000 उस वक्त का पाउंड रॉबर्ट क्लाइव को गिफ्ट किया। इतना पैसा गिफ्ट किया गया, इतना पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया कि उस पैसे को लाने के लिए 10 बोट लगानी पड़ी उनको। और यहां से सिलसिला शुरू हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट एप्रोप्रिएशन का। ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रीली ट्रेड कर सकती थी बंगाल के एरिया में। पपेट हो गए थे मीर जाफर या जो भी नवाब आते हैं। लेकिन चूंकि एक्सप्लॉयटेशन ही उनका उद्देश्य है, हर ट्रेडर, हर कैपिटलिस्ट का एक मोटिव होता है सबसे पहले, दैट मोटिव इज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। लेकिन चूंकि इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई बहुत खास एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो खुद भी करप्ट होने लगे। जैसे मैंने बताया कि दस्तक खुद बेचने लगे, खुद ही मर्चेंट बन गए, लोकल मर्चेंट। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वो खुद पैसा कमाने लगेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी के लोग जो इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठे हैं वो कंपनी पे दबाव बनाते हैं। कंपनी पे दबाव बनाते तो मीर जाफर से पैसे मांगते हैं। मीर जाफर पैसे कहां से देंगे, चूंकि उनको खुद ही रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। तो यहां तक हो गया कि मीर जाफर पे डेब्ट आ गई, कंपनी का पैसा उधार होने लगा मीर जाफर के बाद। और एक समय ऐसा आया कि कंपनी को मीर जाफर को हटाना पड़ा। और मीर जाफर को हटाने के बाद उन्होंने मीर कासिम को, जो कि उनका सन इन लॉ है, बंगाल का नवाब बना दिया। मतलब कंपनी अब देखिए इस पोजीशन पे आ गई है कि वो अब नवाब खुद तय करने लगी है। वो नवाब रहेगा जो कंपनी की सुनेगा, वो नवाब रहेगा जो कंपनी के हिसाब से काम करेगा। मीर कासिम शुरुआती दौर में वही मीर कासिम फिर कंपनी को रेवेन्यू देते रहे। एक समय के बाद मीर कासिम को भी लगा कि कंपनी इतनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने लगी है, अब जरूरत है इस कंपनी को यहां से भगाने की। और मीर कासिम चलते हैं अवध, और अवध के नवाब हैं सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला अवध के नवाब हैं और मोहम्मद शाह भारत के बादशाह हैं। अब ये जो शाह होते थे, ये जो मोहम्मद शाह बादशाह होते थे, 1707 के बाद
औरंगजेब के बाद कोई भी बहुत स्ट्रांग बादशाह नहीं रहा। अवध पहुंचते हैं मीर कासिम। अवध में सुजा-उद-दौला वहां के नवाब हैं। सुजा-उद-दौला, सुजा-उद-दौला के साथ संधि कौन कर रहे हैं? मीर कासिम। कहां के नवाब हैं? बंगाल के नवाब हैं। और सपोर्ट ले रहे हैं, सॉरी, शाह आलम, शाह आलम का। शाह आलम उस वक्त बादशाह हैं। ये तीनों लोग डिसाइड करते हैं मिलके कि हम अंग्रेजों को यहां से भगाएंगे, दिस इज द राइट टाइम। फिर कन्फ्रंटेशन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का और इन तीनों लोगों की आर्मी का। दुखद बात है कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हो रहा है, बैटल ऑफ बक्सर, वो ये एस्टेब्लिश कर देता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 का जो युद्ध धोखे से जीता हो या चालाकी से जीता हो, वो बक्सर ने एस्टेब्लिश कर दिया कि उन्होंने अपनी ताकत से, अपनी सूझबूझ से जीता है। बैटल ऑफ बक्सर ने ये एस्टेब्लिश कर दिया कि अब ये जो कंपनी है ये पॉलिटिकल डोमिनेशन में आ गई है। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, और उस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी आपको समझना जरूरी है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू पर डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। रेवेन्यू का कंट्रोल मैं आपको बता दूं कैसे रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होता था। नवाब जो है जनरली सूबेदार कहलाते थे। नवाब के दो रोल होते थे किसी भी सूबे में। एक रोल है उसका दीवान के रूप में, और दूसरा रोल है उसका निजामत के रूप में। दीवान के रूप में वो क्या कर रहा है? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कर रहा है, कर वसूली कर रहा है, सिविल डिस्प्यूट्स को सुन रहा है। लेकिन निजामत के रूप में वो लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, मिलिट्री को देखता है। ये सभी नवाबों के काम थे, चाहे मीर कासिम हो या उससे पहले के जो नवाब हो, मेन काम यही थे इनके। अब चूंकि ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ बक्सर को जीत चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत चुकी है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद उन्होंने की है अवध के नवाब के साथ, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कुछ व्यवस्थाएं उन्होंने की। एक व्यवस्था तो ये की कि भाई तुमसे युद्ध हुआ है तो 50 लाख रुपए तो तुम हमें उस युद्ध के दे दो, क्योंकि बहुत हमारा डैमेज हुआ है। शाह आलम से कहा कि अवध से उनका इलाहाबाद और कोरा के एरिया उनसे लेकर के शाह आलम को दे दिए गए कि इसके रेवेन्यू से आप जीवन यापन करेंगे, और शाह आलम को पेंशनर बना दिया गया। और रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स ले लिए तो टेक्निकली दीवानी राइट्स, वो उस वक्त दोनों राइट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने दीवानी राइट्स मेजरली अपने पास रखे। यहां से बैटल ऑफ बक्सर के बाद से जो हम द्वैध शासन पढ़ते हैं, ड्यूअल गवर्नमेंट पढ़ते हैं, कि क्या हो रहा है कि दीवानी राइट्स तो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे और निजामत के राइट उसने नवाब के पास रखे। क्यों? फोकस थे, ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, कैपिटलिस्ट हैं, एक ही फोकस है, प्रॉफिट कैसे लेना है। यहीं का रेवेन्यू चाहिए, यहीं के पैसे चाहिए, यहीं का प्रोडक्ट खरीदने के लिए, यहां वॉर करने के लिए यहीं से पैसे चाहिए। और यहां दीवानी राइट्स के बाद उनका डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन हो गया रेवेन्यू पे। पैसे निकालने के, उनको पैसे कलेक्ट करने के उनको अधिकार मिल गए। एंड देयर इज अ सिस्टम, में किसी नेक्स्ट वीडियो में रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम को डिस्कस करूंगा, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को डिस्कस करूंगा। तो जब मैं फर्स्ट स्टेज में मैंने अपनी बात शुरू की थी मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन, अब आप देख सकते हैं कि चूंकि अब ये दीवानी राइट्स इनके पास हैं,
कर वसूल करने का अधिकार इनके पास है, डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, और वो जो पैसा आएगा उस पैसे से वो यहां वॉर कर सकते हैं, किसी भी यूरोपियन कंपनी से लड़ सकते हैं, किसी भी राजा से लड़ सकते हैं। और कॉन्फिडेंस का लेवल सोचिए आप, कितनी दूर से आए हुए ट्रेडर्स 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीतते हैं और उसके थोड़े समय के बाद बैटल ऑफ बक्सर जीतते हैं, बंगाल जैसे ह्यूज एरिया पर अपने आप को स्थापित कर देते हैं। यह था उनका विजन, यह थी उनकी स्ट्रैटेजी। और 1757 से, इसीलिए फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो हमने बताई आपको कि 1757 से 1813 के बीच में, अब देखिए क्या शुरू होगा। कोलोनियलिज्म जब भी आएगा तो एक्सप्लॉयटेशन लेकर ही आएगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा तो कोलोनियलिज्म भी नहीं होगा। एक्सप्लॉयटेशन के प्रकार चेंज होंगे, समय चेंज होगा, फेजेस चेंज होंगे, तो एक्सप्लॉयटेशन के प्रकार भी चेंज होंगे। तो मोनोपोली ऑफ ट्रेड और डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन का इफेक्ट क्या देखेंगे हम देश के अंदर, उस वक्त इफेक्ट क्या देखेंगे। दिमाग में रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी जीत चुके हैं, बैटल ऑफ बक्सर जीत चुके हैं। जितने भी इंडियन ट्रेडर्स हैं उस वक्त के, ग्रेजुअली धीरे धीरे रिप्लेस हो गए और खत्म हो गए। वीवर्स जो थे, इनको कंपेल किया गया कि तुम हमारे रेट्स पर अपने माल को बेचो। क्यों? क्योंकि मोनोपोली ऑफ ट्रेड है, दूसरा कोई परचेजर ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं है। सो दे आर बाउंड टू सेल देयर प्रोडक्ट ऑन द रेट्स फिक्स्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। और धीरे धीरे उन्हीं को, वर्कर्स को उन्हीं की कंपनी में बहुत ही कम पैसे पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, इस फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में या कॉलोनियलिज्म में आप देखेंगे कोई भी लार्ज स्केल इंपोर्ट ब्रिटिशर्स नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे होंगे? सोचिए कि 1757 के करीब आप देखेंगे तो ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में अगर वो एक्सपोर्ट करके लाएंगे तो उनको कोई नहीं खरीद रहा, क्योंकि उसकी फिजिबिलिटी नहीं हो रही है। वो प्रोडक्ट महंगे हैं, उससे अच्छे प्रोडक्ट उससे कम दामों पर यहां मिल रहे हैं। तो एक्सपोर्ट आप देखेंगे इस फेज में बहुत कम एक्सपोर्ट आपको, ब्रिटेन से इंपोर्ट बहुत कम देखने को मिलेगा इस फेज में। सो एट दिस स्टेज देयर वाज नो लार्ज स्केल इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इनटू इंडिया। रिवर्स होने लगा। रिवर्स क्या था? मैंने बताया था कि यहां से प्रोडक्ट खरीद के एक्सपोर्ट करने लगे। दूसरा इफेक्ट देखते हैं क्या हुआ फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल को बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद जब बंगाल पे अपना आपको स्थापित कर लिया तो वहां के रेवेन्यू कलेक्शन पे डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया। डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द रेवेन्यूज ऑफ द इंडियन स्टेट्स। मैंने उसका आपको तरीका बताया कि किस प्रकार से उन्होंने डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन करना शुरू कर दिया। और मैंने यह भी बताया कि कैसे कंपनी के लोग खुद लूट मचाने लगे आपस में, दस्तक का मिसयूज करने लगे, प्रोडक्ट को अपने हिसाब से खरीदने लगे, प्राइवेट तरीके से भेजने लगे, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग मनी। यह खबर ब्रिटेन भी पहुंच गई। वहां जब यह खबर पहुंची कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां होड़ मच गई कि हमको ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिल जाए। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वहां बैठे थे, दे स्टार्टेड अपॉइंटिंग द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में नए नए लोग आकर के भारत में एस्टेब्लिश होने लगे। लेकिन जब कंपनी के लोग खुद ही अपनी कंपनी में मैल प्रैक्टिसेस करेंगे, करप्शन करेंगे, खुद ही लूट करने लगेंगे, खुद ही अपने आप को खोखला करने लगेंगे, तो कंपनी के रेवेन्यूज कम होंगे, पर्सनल रेवेन्यूज बढ़ेंगे। जब कंपनी के रेवेन्यूज कम होंगे तो ब्रिटेन में बैठे हुए जो कंपनी के मालिक हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका प्रॉफिट, उनका डिविडेंड भी कम होगा। और आप देखेंगे कि कैसे कंपनी के पास अचानक से पैसे की क्राइसिस आ जाती है। सो नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि पेड ब्रिटिश ऑफिशियल्स
अपॉइंट होने लगे और इनकी सैलरी, इनके पेंशन्स, ये सब और यहीं से जाने लगे। यही पेड ब्रिटिश जो सर्वेंट्स हैं, यही बाद में आकर के सिविल सर्वेंट्स के रूप ले लेंगे आकर के। तो इनकी तनख्वाहें, इनकी पेंशन्स, इनके सारे खर्चे भी अब भारत के रेवेन्यू से जाने लगेंगे। तो ये जो फेज मैंने 1757 से 1813 के बीच में पहला फेज बताया एक्सप्लॉयटेशन का, इस फेज की एक विशेष बात यह है कि इस पीरियड में कोई भी बेसिक चेंज उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। बेसिक चेंज से मतलब है कि उन्होंने इस वक्त यहां के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं की। जैसे मैंने बताया कि दीवानी राइट, निजामत राइट नवाब के पास रखे। दीवानी राइट, दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के लोग जो थे वो निजाम के ही थे। जैसे राजा शितब राय या मोहम्मद रजा खान, ये डिप्टी दीवान थे, नवाब के द्वारा ही अपॉइंटेड थे, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन करके दे रहे थे ब्रिटिशर्स को। तो कोई बेसिक चेंज नहीं किया। ठीक, इसी को ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं कि कलेक्शन कर ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन पब्लिक को दिखाई पड़ रहा है कि यहीं का व्यक्ति कलेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस आपको इस पीरियड में 1757 से 1813 के बीच में आपको कोई बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। जुडिशरी में यू विल फाइंड कि बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर के जो मेथड हैं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, बिजनेस मैनेजमेंट है, और कोई कंपनी यहां पर कोई बहुत विशेष आप चेंजेस नहीं देखेंगे। जैसा स्ट्रक्चर है उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके वो अपने ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम और जो यहां के इंटेलेक्चुअल फील्ड या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। सिर्फ दो छोटे से एस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। एक एस्टेब्लिशमेंट करती है वो 2 न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर स्टार्टेड। एक बनाया गया बनारस पर, काहे के लिए? सांस्कृतिक लर्निंग के लिए, और दूसरा बनाया गया कैलकाटा में पर्शियन और अरेबिक लर्निंग के लिए। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उनको ये समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी बैरन लैंड, बैटल ऑफ प्लासी जीत चुके हैं, बैटल ऑफ बक्सर हम जीत चुके हैं, तो अब उनको ये समझ में आ रहा है कि हमें यहां पे लंबा वक्त गुजारना है। और अगर आपको बहुत लंबा वक्त गुजारना है तो यहाँ के समाज, यहाँ की आर्थिकी, यहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ के लोगों की समझ, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का कल्चर को समझना पड़ेगा। और कल्चर को समझने के लिए भाषा को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। तो वो 2 इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करते हैं, बनारस में संस्कृत लर्निंग और कलकत्ता में पर्शियन, और चूंकि यही भाषाएं उस वक्त प्रीडोमिनेंट थी यहां पर इनके लिए। कौन पढ़ रहा था यहां? उन्हीं के लोग ज्यादा समझ रहे थे उसको, उन्हीं के लोग ट्रांसलेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहां के कल्चर को समझना है। एक और विशेष बात आप देखेंगे इस फेज के अंदर कि किसी भी क्रिश्चियन मिशनरीज को और कोई ब्रिटिश कैपिटलिस्ट यहां पर नहीं आएगा। जो आज आप क्रिश्चियन मिशनरीज के जो स्कूल्स देखते हैं और जो एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, इस फेज तक अभी आपको दिखाई पड़ेगा कि किसी को बुलाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि अभी उनको यहाँ के समाज को, यहाँ की सोशल कल्चरल सेटिंग्स को अच्छे से और समझना है। कैपिटलिस्ट तो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि मोनोपोली ऑफ ट्रेड वो किसी को आने नहीं देंगे। और अभी किसी मिशनरी को भी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अभी चाह ही नहीं रही थी कि कोई भी व्यक्ति वहां का आए और देखे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ मजे कर रहे हैं। तो इस पीरियड में आप देखेंगे नो मिशनरीज वर इनटू द कंट्री। कोई वेस्टर्न आइडियाज नहीं आपको मिलेगा इस पीरियड में। वेस्टर्न आइडिया से मेरा मतलब हो गया कि अब अगर हम वर्ल्ड को देखेंगे तो कुछ कुछ आइडियाज जनरेट होने लगे हैं। लिबरलिज्म पूरी तरह नहीं आए हैं, अभी फ्रांस की क्रांति होना बाकी है, लेकिन वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स के आइडियाज फ्लोट करने लगे हैं। उन आइडियाज की वजह से ही क्रांतियां आएंगी अभी, लेकिन अभी फ्रांस की क्रांति नहीं आई है। जब वो क्रांति आएगी तब वो वेस्टर्न आइडियाज को नहीं रोक पाएंगे।
तब वो लिबर्टी के आइडियाज को, फ्रेटर्निटी के आइडियाज को, इक्वलिटी के आइडियाज को इस देश में आने से नहीं रोक पाएंगे। चेंजेस क्या किए उन्होंने? दो चेंजेस किए। एक तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी जो यहां पे जिनके एस्टेब्लिशमेंट थे, फ्रांस की आर्मीज मॉडर्नाइज थी, वेल इक्विप्ड थी, और कुछ यहां के रूलर्स भी हैं जो फ्रांस की आर्मी से प्रभावित होकर के अपनी आर्मी को भी स्ट्रांग कर रहे हैं। तो उन्होंने मिलिट्री को थोड़ा सा स्ट्रांग किया। और देखिए, मैंने बताया था कि मिलिट्री को स्ट्रांग करने के लिए, उनके लिए इक्विपमेंट के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा यहीं से चाहिए था, और अब उनको डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन करने के राइट्स मिल गए हैं, तो उनके लिए अब ये इजी हो गया। तो मिलिट्री में उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया, उसे टेक्नोलॉजी और कंटेम्पररी इंडिपेंडेंट इंडियन रूलर्स वर आल्सो इंट्रोड्यूसिंग इन देयर आर्म्ड फोर्सेस। जो यहाँ के उस वक्त के समकक्षी जो रूलर्स थे, जो वो डेवलपमेंट कर रहे थे, वो डेवलपमेंट मिलिट्री में ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी किया। रेवेन्यू के टॉप पर, रेवेन्यू कलेक्शन के टॉप पर उन्होंने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया। आप देखेंगे कि अभी जब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आएंगे, पहले गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जब वो 1772 में यहां आते हैं और यहां पर रेवेन्यू रिफॉर्म्स जब करेंगे, तो रेवेन्यू के कलेक्शन, क्योंकि ड्यूअल सिस्टम है, और वॉरेन हेस्टिंग के आते ही वो ड्यूअल सिस्टम को खत्म करते हैं और टॉप लेवल पर एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना करके अपने कलेक्टर्स नियुक्त करते हैं। ये वही कलेक्टर हैं जिनको बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। अभी बताऊंगा आपको कि ये कौन कलेक्टर थे जो इंडियन सिविल सर्वेंट बने। तो वो टॉप लेवल पे कुछ चेंजेस करते हैं। नीचे कलेक्शन करने वाले, गांव में जमींदारी पीजेंट से टैक्स लेने वाले जो लोग थे, वो यहीं के इंडियनाइज लोग थे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री को उठा लीजिए, 200 साल के कंपनी और क्राउन के रूल को उठा लीजिए, किसी भी टाइम पर 1 लाख से ज्यादा ब्रिटिशर्स यहां नहीं थे। उन 1 लाख ब्रिटिशर्स ने ही उस पूरे देश पर राज किया। किसी भी टाइम पे इससे ज्यादा ब्रिटिशर्स नहीं थे। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये पॉसिबल हो पाया है यहां पर नैरेटिव्स क्रिएट करके। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी जिसकी मैंने आपसे डिस्कशन किया। तो टॉप रेवेन्यू स्ट्रक्चर में चेंजेस किए, और कोई विशेष चेंज आपको इस फेज में देखने को नहीं मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा क्यों उन्होंने कोई चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, जुडिशरी में क्यों कोई चेंजेस लेकर के नहीं आए? वाई वर सो फ्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस? क्यों सिर्फ मिलिट्री में चेंज किया गया? क्यों टॉप स्ट्रक्चर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन में चेंज किया गया? उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी कोई रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आ रही है कि दे फेल्ट, उनको लगता है इस वक्त यहां का जो बेसिक सोशियो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की यहां कोई जरूरत नहीं है। और वो उनका मानना है कि इस वक्त जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो यहां का एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कल्चर और जो आइडियोलॉजिक फ्रेमवर्क है, उसको इस वक्त कोई डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे समय बदलेगा, वैसे वैसे ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेशन की नीतियां और उनकी कॉलोनियल पॉलिसीज भी बदलेंगी। इस वक्त अभी उनको जरूरत महसूस नहीं हो रही है। तो इस पूरे पीरियड में, अगर आप इस पूरे पीरियड को देखेंगे, तो इस पूरे पीरियड को आरसी दत्त, रोमेश चंद दत्त और दादा भाई नारोजी की लैंग्वेज में अगर समझेंगे, तो वो कहते हैं दिस पीरियड इज अ पीरियड ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। उनका कहना है कि इस पीरियड में इस कदर एक्सप्लॉयटेशन हुआ कि यहां की भारत, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहां की सारी वेल्थ को ड्रेन कर ले गए अपने ब्रिटेन में, अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फीड करने के लिए। और वो लिखते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया constituted 2 to 3%
2 से 3% ऑफ ब्रिटेन्स नेशनल इनकम एट दैट टाइम। ब्रिटेन की जो नेशनल इनकम थी उसके 2 से 3% जो वेल्थ थी वो इंडिया से गई। ड्रेन ऑफ वेल्थ। मैं दोबारा से उसी बात पे आ रहा हूं। आरसी दत्त कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ का, और मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, हॉब्सन कहते हैं कि हम कोई ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को जानबूझ के नहीं ले गई है, दिस इज एन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो निकलेगा, ज्योग्राफी से बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो कॉलोनीज बनाएगा, और कॉलोनीज बनाएगा ट्रेड करने के लिए। तो ये सब कॉलोनियलिज्म जो है, जो उनकी लैंग्वेज में है, बोले दिस इज एन ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको सेकेंड स्टेज ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बताऊंगा, जो शुरू होगी 1813 से लेकर के 1857 तक। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए थोड़ी मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत से मेरा मतलब है कि 1757 से 1813 के पीरियड को जरा अच्छे से पढ़िएगा। बैटल ऑफ प्लासी को समझिएगा, बैटल ऑफ बक्सर को समझिएगा, और उस वक्त क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो रहे हैं इसको समझिएगा। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के आने के बाद ऐसी क्या कंडीशन इस देश में बन गई कि ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपने यहां एक्ट पारित करना पड़ गया, और उस एक्ट को हम जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में। रेगुलेटिंग एक्ट, टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन में बैठ करके बिल लाया जाता है, एक्ट बनता है कि कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करना है। 1773 के एक्ट को अच्छे से पढ़िए, उसके प्रोविजंस को पढ़िए, 1793 के एक्ट को पढ़िए, कॉर्नवालिस को पढ़िए, और 1813 के एक्ट को पढ़िए। 1813 में जब मैं आऊंगा तो मैं आपको विलियम जोन्स के द्वारा बनाई गई एशियाटिक बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के बारे में बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा अगली फेजेस में कि एक्सप्लॉयटेशन की कंडीशन भारत में क्या सोशल कल्चरल सेटिंग चेंज हो रही है, ब्रिटेन में क्या कल्चरल सेटिंग चेंज हो रही है, उस कल्चरल सेटिंग चेंज होने की वजह से यहां पे एक्सप्लॉयटेशन के फॉर्म को कैसे चेंज करना पड़ रहा है। नमस्कार।